हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या रहता है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं www.ugc-net.com। ओके, सो ये कुछ फ्री क्लास है, इनका लाभ लीजिएगा। और ये फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, इसको भी आप इंस्टॉल करो, वहाँ से आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ दे सकते हैं। ओके, सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास होता है, पीवाईक्यूज क्लास होता है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो आप इसमें कंसिस्टेंसी बना के रखो, ठीक है। ओके, सो गाइज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और ख़ुद भी लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और तब तक हम देखते हैं टॉप 3 कमेंट्स, जब तक सब शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ, और पवन कुमार यादव का आज पहला टॉप कमेंट बना। उसने क्या बोला है? वेरी नाइस क्लास सर, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर है, सीधा माइंड में कनेक्ट हो जाता है ना। थैंक यू सर, आपको शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करें, आप तो लाजवाब पढ़ाते हो सर, बट कल एग्ज़ाम है, क्लास नहीं कर पाएंगे। बाय सर, टेक केयर। कोई बात नहीं पवन जी, आप अपना पीजी का भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। यस, सो थैंक यू पवन। इसी तरह राबिया अंसारी ने बोला है अमेजिंग क्लास सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते और समझाते हैं, आपकी क्लास बेस्ट है टीचर जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी क्लास से। थैंक यू सर, हम लोगों को फ्री एजुकेशन देते हैं, सब लोग नहीं करते ऐसा। आपका और फिलर फॉर्म के शुक्रिया कैसे करूं, समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राबिया। इस तरह एलिजा क्या कहते हैं? गिव मी ए वेल्थ ऑफ नॉलेज, made me ready for the future. What you did for that favor, I have no words to thank. Thank you Eliza। इसी तरह इसने बोला God gave life, parents gave love, but to teach to walk with the path of life, I am thankful to my guru. So thank you। इसने ये बोला था हिंदी में, but I translated it, ठीक है। इसको मैंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ओके, सो थैंक यू पवन, थैंक यू राबिया, थैंक यू एलिजा। सो ऐसे नाइस कमेंट्स करने के लिए। सो ऐसे आप भी कमेंट करो अगर आपको लगता है अच्छा हो रहा है ना, तो देन यू विल आल्सो कमेंट। सो थैंक यू वंस अगेन। सो गाइज अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करो, ठीक है। सो देन वी विल स्टार्ट आउट टुडेज एमसीक्यू सीरीज। तो सब लाइक भी करो। So are you ready? Then give it a thumbs up. Let's begin then. Yes. So let's begin then. Let's get started. Let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which one of the following units is used to measure intensity of noise? इनमें से कौन सा यूनिट यूज़ होता है कि जब जिसे हम मेजर करते हैं नॉइज़ को, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ की को हम मेजर करते हैं, कौन सा यूनिट है इनमें से? वो ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, एच जेड है ना, हर्ट्ज, सी फोन, डी वाट्स पर स्क्वायर मीटर है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी करो सब। ओनली 30 सेकेंड है आपके लिए, 30 सेकेंड में आपको आंसर करना चाहिए, ठीक है। यस, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। देखो ये क्वेश्चन रिलेटेड है नॉइज़ पोल्यूशन से, है ना। हाँ, मतलब जो एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन आता है, एयर पोल्यूशन आता है, वाटर पोल्यूशन, उनके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यानी कि नॉइज़ को कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो डेसिबल से हम इसको मेजर करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो।
इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोज अ लॉजिस्टिक करो, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जब होती है वो फॉलो करते हैं लॉजिस्टिक करो को, द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, तो उस वक्त सस्टेनेबल यील्ड क्या होगा, ए इज इक्वल टू हाफ द कैरिंग कैपेसिटी, बी इज इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी, सी डिपेंड्स ऑन ग्रोथ रेट्स, डी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉपुलेशन। सो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलो करेगा लॉजिस्टिक करो को तो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या रहेगा, ओके। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, इज इक्वल टू हाफ द कैरिंग कैपेसिटी, यानी वो इक्वल रहता है किसके, मतलब जो उसका कैपेसिटी होती है ना, उसके इक्वल रहती है, मतलब जब पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलो करेगी लॉजिस्टिक करो को, ओके। सो सस्टेनेबल यील्ड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ओके, यानी अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू देयर विल पावर, ओके। सो आई होप, यानी बट इज इक्वल टू हाफ रहेगा उसका, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन, यानी जो रॉक्स में केमिकल वेदरिंग होती है वो किस पे डिपेंड रहता है ज़्यादा, ए हाई टेम्परेचर, बी स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, सी हैवी रेनफॉल, डी ग्लेशिएशन। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। जो केमिकल वेदरिंग होती है रॉक्स की वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, सी पार्ट, हैवी रेनफॉल, यानी रेनफॉल पे वो डिपेंडेंट रहता है जब केमिकल वेदरिंग होती है रॉक्स में, यानी रिवर्स में है ना, या किसी पॉन्ड में या किसी लैक में, तो वहाँ पे वो डिपेंडेंट रहता है किस पे, मतलब जो रेनफॉल होती है, जब हैवी रेनफॉल होती है। देखो कहीं पे आपको देख मिलेगा कि यानी हाई टेम्परेचर, बट हाई टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है, तो हैवी रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो देखते हैं क्वेश्चन 4 को, इसको पढ़ो और आंसर करो। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो अर्थ सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है। लिस्ट फर्स्ट जोन, लिस्ट सेकंड केमिकल कैरेक्टर। लिस्ट फर्स्ट जोन में आता है ए एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, डी लिथोस्फीयर। अब यहाँ से आपको लिस्ट सेकंड में केमिकल कैरेक्टर बताना है इसका, यानी एटमॉस्फेयर का केमिकल कैरेक्टर क्या रहता है, ठीक है, मतलब इनमें से आपको सब बताने हैं, हाँ। ऐसे बायोस्फीयर का क्या रहता है इनमें से, इन चारों में से, हाइड्रोस्फीयर का क्या रहता है, लिथोस्फीयर का क्या क्या रहता है। यहाँ पे आपको कोड चूज करना है, हाँ, ये कोड चूज करना है आपको, ए का क्या है, बी सी एंड डी। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुकते हैं, इसको मिलाना है ना, मैचिंग द कॉलम करना है इसको, तो आपको यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, यानी एटमॉस्फेयर को आएगा फर्स्ट इनर्ट गैसेस, ठीक है, बायोस्फीयर को आएगा थर्ड, थर्ड क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, स्केलेटन मैटर। सी है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का सेकंड आएगा साल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस। लिथोस्फीयर डी का आएगा फोर्थ, लाइट सिलिकेट्स, ठीक है, तो लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं लाइट सिलिकेट्स, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्केलेटन मैटर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इनकरेक्ट, यानी ये जो हॉस्पिटल वेस्ट जो है इनमें से वो कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है। प्लास्टिक 9 to 12%, मेटल्स 1 to 2%,
सिरामिक 8 to 10%, डी बायोडिग्रेडेबल 35 to 40%। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी जो वेस्ट निकलते हैं उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, प्लास्टिक 9 to 12%, प्लास्टिक 9 to 12% ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इतना नहीं निकलता है, यानी प्लास्टिक इतना नहीं निकलता है, ओके। सो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट टू। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। फ्रेश वाटर अचीव्स इट इज़ ग्रेट डेंसिटी एट, यानी फ्रेश वाटर को मतलब अचीव कब करता है अच्छे से डेंसिटी। ए -4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सी, इसका आंसर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन ही है। इसका आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब हासिल करता है ग्रेट डेंसिटी कब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके। सो इसको आप बोलना नहीं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स, इनमें से अर्थक्वेक के साथ कौन सा मतलब रिलेट नहीं है, ठीक है, एसोसिएट नहीं है अर्थक्वेक्स के साथ। ए फोकस, बी इपिसेंटर, सी सीस्मोग्राफ, डी स्वेल्स। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी अर्थक्वेक्स के साथ इनमें से कौन सी टर्म रिलेटेड नहीं है वो बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट स्वेल्स। देखो स्वेल्स मीन्स एनलार्ज होना, है ना। तो ये अर्थक्वेक के साथ रिलेट नहीं है। फोकस होता है कि इसका फोकस क्या रहता है अर्थक्वेक, ठीक है। एपिसेंटर कहाँ पे हुआ है, ठीक है, हाँ, नॉर्थ में हुआ है, साउथ में हुआ है, यानी किस जगह पे हुआ है। सिस्मोग्राफ इसका मतलब रेंज क्या था, है ना। मतलब जब इसको मेजर करते हैं अर्थक्वेक को तो उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्वेलस मीन्स एनलार्ज होना, बढ़ना, ठीक है, बढ़ जाना, मतलब वो स्वेलिंग जैसे होती है ना, दैट मीन्स स्वेल्स। तो ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट, मतलब ये इसके साथ इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो आंसर करो। द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन, टॉलेस्ट ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में। ए इक्वेटोरियल रीजन, बी टेम्परेट रीजन, सी मॉनसून रीजन, डी मेडिटेरेनियन रीजन। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। ने टॉलेस्ट ट्रीज किस रीजन में पाए जाते हैं ये आपको बताना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट इक्वेटोरियल रीजन, यानी टॉलेस्ट ट्रीज जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं किस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इक्वेटोरियल रीजन लोकेशन जो होते हैं ये पाए जाते हैं इक्वेटर पे, है ना, जिसमें अर्थ सर यानी 6% होते हैं इक्वेटोरियल रीजन की अर्थ सरफेस की, ठीक है, 6% है इक्वेटोरियल रीजन, ये ध्यान में रखना, ओके। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो पाए जाते हैं, वो भी पाए जाते हैं क्लोजली टू इक्वेटर। किस रेंज में पाए जाते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल रीजन। सो करेक्टरिस्टिक क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट के, ये हॉट होते हैं, है ना, गर्म होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, और इसमें मतलब बहुत बारिश होती है,
ठीक है, वह पूरे साल में इसमें बहुत बारिश होती है। सो इस तरह की जो क्लाइमेट होता है, इसमें जब बहुत बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है ना, ह्यूमिड भी होती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ पे उन एरियाज़ में जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत मोटे भी हो जाते हैं, ठीक है, और बड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, और डेंस हो जाते हैं। डेंस मीन्स कि यानी घने जंगल जैसे बनते हैं, ठीक है, घने बहुत सारे बनते हैं फिर वहाँ पे। तो इसी तरह इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स भी, ठीक है। जब बहुत मोटे मोटे दरख्त होते हैं, टाल टाल दरख्त होते हैं, और डेंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं वहाँ पे पेड़, ठीक है, तो उसको उस वक्त इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। टालेस्ट ट्रीज जो होते हैं वर्ल्ड में वो इक्वेटोरियल में फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। और जो फॉरेस्ट्स होते हैं, ये फॉरेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट डेंस होते हैं, मतलब घने जंगल जैसे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो उनकी लेंथ होती है ट्रीज़ की, वो ज़्यादा बढ़ती है ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। जब उन पर सनलाइट पड़ती है, हाँ, वो ज़्यादा सनलाइट उन पर पड़ती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ट्री है वो है हाइपीरियन। तो ये कोस्टल रेडवुड में पाया जाता है, सिक्विया सेम्पर वायरनस। तो ये लोकेट है रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया में, ठीक है। हर्ट ऑफ रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया, ये ध्यान में रखना। सो कोस्ट रेडवुड जो है इसको डिस्कवर किया गया है क्रिस एटकिंस एंड माइकल टेलर ने। यानी कोस्ट रेडवुड हम बोलेंगे इसको डिस्कवर किया किसने, क्रिस एटकिंस एंड माइकल टेलर ने। ये दोनों यूएसए के थे, ठीक है। कब किया इन्होंने इसको, मतलब डिस्कवर 25 अगस्त 2006 में। और इसकी प्रिसाइज लोकेशन जो थी, यानी उसकी प्रिसाइज यानी जो ये लोकेशन रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट किया है थ्रू सम गॉड्स, ठीक है, हाँ। सो आई होप यू गॉट इट, इसको आप नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट क्वेश्चन 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड इज गिवन बिलो। इनमें से आपको क्या करना है, मैच करना है इनको। नेशनल पार्क और स्टेट्स दिए गए हैं, इन्हें पेरियार कहाँ पे हैं, नंदन कनन कहाँ पे हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आपको कोड चूज करने हैं, ए बी सी एंड डी, इनमें से क्या आएगा। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक कल को एग्जाम में इसमें से एक ही कहा जाएगा, वायर द पेरियार इज लोकेटेड एट, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह आप यहाँ पे आंसर करो कोड बना के, ठीक है। यस, तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते इसका आंसर क्या होगा। बहुत टाइम हो गया इसके साथ, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन था। तो देखते इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीक्रेट में इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यानी ए को आएगा सेकंड। पेरियार कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। बी है फर्स्ट, नंदनकनन है उड़ीसा में। सी है फोर्थ, कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ठीक है। डी थर्ड, सरिस का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। यानी पेरियार है केरला में, नंदनकनन है उड़ीसा में, कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सरिस का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। सो आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से याद करना है। कल को आपको एक ही इनमें से पूछा जाएगा, वायर नंदनकनन इज लोकेटेड एट, वायर इज द लोकेशन ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा, ओके। तो इनको आप रट लो अच्छे से, ये भी पूछ सकते हैं कल के आपको एग्जाम में, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सेशंस में आते हैं, दैट इज वाई ये पूछा जाएगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्रोबेबल चेंजेस इन, यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो किस बेस पे मतलब वो बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, हाँ, कि चेंज किस में होने चाहिए। ए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, बी बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, सी सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, डी ऑल द अबव। तो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो तुरंत आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब।
तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द एबो, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इसको भी एनालाइज किया जाता है ना। बायो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इसको भी किया जाता है। सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी इसको भी एनालाइज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनाया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। सो देखते हैं टॉप कमेंट तब तक जब तक वो लाइक करोगे और शेयर करो, तो सब लाइक करो। सुमन चौहान कहती है, यू हैव गिवन एवरी एफर्ट फॉर बूस्ट आवर प्रेपरेशन एंड यू हैव अर्नड आवर डीप रेस्पेक्ट। Perfect preparation happens when a great teacher does a great job like you. Thank you so much sir for your hard work. Thank you सुमन ऐसे वर्ड्स बताने के लिए, क्योंकि आपको इसको लगता है अच्छा, तो इसलिए इसने दिल की बात बोली है। तो थैंक यू सुमन चौहान। इस तरह शिवांगी पुंज बोलती है, ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड नाइस स्लाइड्स, अमेजिंग एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, वन ऑफ द बेस्ट क्लास फॉर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। थैंक यू फिलर फॉर्म फॉर गिव अस ग्रेट फैकल्टी ऑफ टीचर्स। सो थैंक यू शिवांगी, बहुत अच्छा कमेंट आपका भी है, थैंक यू। इसी तरह अंजलि निशाद बोलते हैं, अमेजिंग क्लास सर, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच सर। इसी तरह एन के ट्यूटर बोलता है, ग्रेट प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू फॉर द क्लास। इस तरह अनुराधा कुमारी बोलते हैं, थैंक यू सर टुडे अमेजिंग एमसीक्यू। मोटिवेशन लीशा बोलते हैं, सर आपका स्टडी करने का तरीका बेस्ट है, मुझे आपकी क्लास बेस्ट लगती, थैंक यू सर। सो थैंक यू अंजलि, थैंक यू एन के ट्यूटर, थैंक यू अनु, थैंक यू लीशा। सो इसी तरह विभूति सोलंकी बोलते हैं, सर नाइस के बीजे क्लास कौन बनेगा, JRF है ना, यस। सो एंड थैंक यू सो मच कि फिलर फॉर्म हमें फ्री क्लास देते हैं, क्योंकि हमें हम जैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल क्लास, थैंक यू सो सर, थैंक यू सर एंड फिलर फॉर्म। सो थैंक यू विभूति। इसी तरह प्रंजुल गुप्ता बोल रहे, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, थैंक यू प्रंजुल। इस तरह RK बोल, थैंक्स सर, बेस्ट क्लास बेस्ट टीचर सर, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने टॉप कमेंट्स किए। सो आप भी कमेंट करो, अगर आपको लगता है कि कमेंट यानी करने के लायक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना आप मत करो, ठीक है। सो जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक करो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सब कमेंट करो। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। बॉग इज ए वेटलैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम, यानी बॉग एक वेटलैंड है जो जहाँ जो मतलब जिसको पानी कहाँ से मिलता है वो बताना आपको। ए नियर बाय वाटर बॉडीज, यानी नज़दीक उसके वाटर बॉडीज है उनसे मिलता है। बी मेल्टिंग, सी रेनफॉल ऑनली, डी सी ऑनली। सो आप सब बताओ, ठीक है। बॉग एक वेटलैंड है, जैसे रामसर है ना, रामसर कमीशन है, तो रामसर की मतलब इसी तरह बॉग भी है, ठीक है, हाँ। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बॉग जो वेटलैंड है उसका पानी आता है कहाँ से, रेनफॉल ऑनली, यानी जब भी रेन होती है तो बॉग में ये पानी जमा हो जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट टू। चलते थोड़ा सा देखते इसके बारे में। बॉग्स आर टाइप ऑफ फ्रेश वाटर वेटलैंड, यानी ये वो वेटलैंड है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है। बॉग जो है वेटलैंड ऑफ सॉफ्ट स्पॉन्जी ग्राउंड दैट एक्यूमुलेट्स पीट, डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल, इसमें कुछ डेड प्लांट मटेरियल भी होते हैं, ठीक है। बॉग रिसीव्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ओनली फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन दैट इज रेन, यानी बॉग को जमा जो पानी जमा होता है उसमें, तो उससे क्या बनता है, ये वेटलैंड बनता है। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, यानी वेटलैंड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स है। द रामसर कन्वेंशन जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटी बन गई है, ठीक है, जिसमें बोला गया है यानी वेटलैंड्स की कंजर्वेशन करना और प्रिजर्वेशन करना। इसको साइन किया गया है रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में, तभी इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर साल मनाया जाता है। और थीम रहा 2020 में वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। आप देखो 2021 में कौन सी थीम है, 2022 में कौन सी थीम है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ओके, ये आते हैं करंट अफेयर्स में।
तो सम ऑफ द वेटलैंड साइट्स इन इंडिया आर, कुछ वेटलैंड साइट्स है इंडिया में, वो क्या है? बितार कानिका मैंग्रोव इन उड़ीसा, ये है वेटलैंड एक। बोज वेटलैंड इन मध्य प्रदेश, आश्तामुडी वेटलैंड इन केरला, सो बीज कंजर्वेशन रिजर्व इन पंजाब, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सरसाई, नवार झील एंड संदी बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश आर द रिसेंटली एडेड रामसर वेटलैंड्स इन द ईयर 2019। सो ये कुछ वेटलैंड्स है जो 2019 में ऐड हुए हैं। आप देखो और भी कोई होगा तो इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो, ठीक है? उसको आपको कल मिलेगी मदद, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है? सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा और देखते हैं। बॉग्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर वेटलैंड होते हैं। दोबारा वही है, बॉग जो है ये वेटलैंड होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी ग्राउंड एंड accumulated peat and deposit of dead plant material. Bogs receive water and nutrients only from the atmospheric precipitation, that is rain. तो ये हमने बोला अभी। बॉग्स जो है ये कूल होते हैं, ठीक है, फाउंड कूल एंड नॉर्दर्न क्लाइमेट यानी नॉर्दर्न क्लाइमेट में पाए जाते हैं। और क्या होता है इनमें? तो ये दे ऑफन डेवलप इन पुअरली ड्रिंकिंग लैक बेसन्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट आइस एज। तो ये तब भी बनते हैं मतलब इस ग्लेशियर के नज़दीक अगर होगा तो वहाँ पे भी बॉग बन सकता है। ओके, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड इज अ सीरीज ऑफ बॉग्स इन द साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया। सो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट वेटलैंड और बॉग में, स्पेशली इन बॉग में, वो है साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया में, ठीक है? ये ध्यान में रखना। ओके, सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following region is in the very high risk zone of earthquake? यानी कौन सा रीजन ज़्यादा खतरे में रहता है अर्थक्वेक से, यानी किसको ज़्यादा खतरा होता है अर्थक्वेक का? ओके, सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी अर्थक्वेक का खतरा किसको ज़्यादा रहता है ये बताना आपको। ए सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, बी कोस्टल रीजन, सी हिमालयन रीजन, डी इंडियन डेजर्ट। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं क्या है। हिमालयन रीजन यानी हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन रहता है हिमालयन रीजन, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। मैच आपको करना है कॉलम्स, ठीक है? फिर आपको कोड चूज करना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और सिटीज़ दिए गए किस सिटी में हैं। जैसे सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बताना ये कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ पे है, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो आपको यहाँ से कोड चूज करना है किस सिटी में कौन सा है। ओके, सब आंसर करो। वेरी गुड, थोड़ा सा रुकते हैं, ये बड़ा सा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट यहाँ से है, ए पार्ट है। तो ए पार्ट क्या है? फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, यानी ए को आएगा फोर्थ। सेंट्रल एरिया जोन है जोधपुर में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस है कोलकाता में। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, इसको दोबारा मिस नहीं करना, इसको दोबारा गलत नहीं करना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सिविल क्वेश्चन 14, इसको देखो और आंसर करो। इंडियन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस सुनामी डिजास्टर इन द ईयर। इंडियन कोस्टल एरियाज जो है उसमें ज़्यादा मतलब सुनामी आ गई है किस साल में? ए 2005 में, बी 2004, सी 2006, डी 2007। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट 2004 में इंडियन कोस्टल एरियाज जो है इसमें ज़्यादा सुनामी आ गई है किस साल में? 2004 में, जिसमें ज़्यादा नुकसान हो गया है। ओके, ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया है।
सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम, यानी मैक्सिमम सूट यानी ज़्यादा सूट कहाँ से निकलता है? सूट, ठीक है। सो जिसको हिंदी में कालिक बोलते हैं, कालिक, ठीक है। सूट मीन्स कालिक। सो कहाँ से निकलता है ज़्यादा? ए पेट्रोल व्हीकल्स, बी सीएनजी व्हीकल्स, सी डीजल व्हीकल्स, डी थर्मल पावर प्लांट्स। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। ज़्यादा सूट कहाँ से निकल के आता है? देखो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये सारे PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। डो नॉट बी कंफ्यूज, ये MCQs है, ये सारे PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। ध्यान में रखना ये। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, थर्मल पावर प्लांट्स, यानी थर्मल पावर प्लांट्स में ज़्यादा सूट निकलता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सब लाइक करो पहले, यस करो लाइक, सबको लाइक आना चाहिए, बहुत अच्छा। ऐसे जो थंब बना हुआ उसी पे करना है, वो ही लाइक का मतलब है, ओके। और दूसरा होता है ऐसे, वो दैट मीन डिसलाइक। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं, ये है सूट, ठीक है। देखो ये इसमें सूट निकला है, ये देखो, ये इसके हाथों पे सूट लगा हुआ है ना। ये देखो जो जहाँ से धुआं निकलता है, गाड़ी का जो धुआं निकलता है, वहीं से उंगली से इसने उठाया है ना। सो दैट मीन्स दिखाया कि ये सूट है, ओके। यस सूट, सूट, ठीक है। ये भी यहाँ पे है ना, इसको कलेक्ट किया है सूट को। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूसर फ्रॉम, सरफेस ओजोन कहाँ से निकलता है, निकल के आता है? ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बी सीमेंट प्लांट्स, सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डी केमिकल इंडस्ट्री। सो सब आंसर करो। सरफेस ओजोन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? वेरी गुड, सब आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, ए पार्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी सरफेस ओजोन जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ज़्यादा, ओके। सो ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिकली, यानी इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है जो एक्सप्लॉइट किया जाता है इकोनॉमिकली? ए सोलर, बी विंड, सी जियोथर्मल, डी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTEC। सब आंसर करो, वेरी गुड। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बताना आपको जो ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है इकोनॉमिकली, ठीक है। हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। सब आंसर करो, वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट सोलर एनर्जी जो है ये वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है जिसको एक्सप्लोर ज़्यादा किया जाता है इकोनॉमिकली, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो देखते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंडिया में, इंडिया के सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल ये कन्वेंशनल सोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ओके। सो ये नॉन रिन्यूएबल कौन से? इनमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल होते हैं। जैसे कमर्शियल है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल में आता है फायरवुड, सिट्रा, ड्राइड डंग, है ना। तो इस तरह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। सो ये है सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया इज, यानी
रिपीटेड, रिकरिंग मीन रिपीटेड यानी जो बार बार होता है नेचुरल हजार्ड इंडिया में, वो कौन सा है? ए अर्थक्वेक्स, बी फ्लड्स, सी लैंडस्लाइड, डी वोल्केनोज। तो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड कौन सा माना जाता है इंडिया में? बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट फ्लड्स। इन्हें फ्लड्स अक्सर आ जाते हैं ना इंडिया में, ठीक है, इन्हें बार बार होता जाता है, बार बार होता जाता है। कौन से? वो नेचुरल हजार्ड बताना है ना, कुदरती आफत बतानी है, तो वो है फ्लड्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखो और आंसर करो। विच टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड्स काज मैक्सिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लिव्स? इन्हें किस तरह के नागहानी आफत जो होती है ज़्यादा डैमेज करता है प्रॉपर्टी और लिव्स को, ठीक है? ए हाइड्रोलॉजिकल, बी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, सी जियोलॉजिकल, डी जियोकेमिकल। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सब तुरंत आंसर करो, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, ठीक है। ये है एक नेचुरल हजार्ड जो ज़्यादा डैमेज करता है प्रॉपर्टी एंड लिव्स को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो और आंसर करो। द स्लोगन ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड वॉज कॉइनेड बाई, यानी ये स्लोगन किस डिपार्टमेंट ने दिया, किस प्रोग्राम ने दिया है? ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है, ये स्लोगन किसका है? ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, बी क्लीन एयर प्रोग्राम, सी सोशल कंजर्वेशन प्रोग्राम, डी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ऐसे तुरंत आंसर करो सब, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है इसका स्लोगन था, ठीक है, ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड, ये इसी का स्लोगन था सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम का। ओके, सो गाइज ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज। अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करो सब, ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हैं। सो थोड़े लाउली कमेंट्स देखते हैं। मंजीत कौर बुलर बताती है, ऑल क्लास इज गुड सर, थैंक्स, सो थैंक यू। नानिका कुमावत बोलती है, वेरी नाइस सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू नानिका कुमावत। इस तरह निशा पुंदेर बोलती है, थैंक यू सर। अभियांशी राठौर बोलते हैं, थैंक्स सर। रवि कुमार बोलता है, वेरी नाइस सर। सुमन चौहान बोलते हैं 36 आउट ऑफ 40, थैंक यू सो मच सर, यानी इसको 40 में से 36 आ गए हैं, ठीक है, यस। सो एन के ट्विटर बोलता है, नमस्ते सर जी, नमस्ते एन के ट्विटर। इस तरह कुमारी ज्योति बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। शमसीदा परवीन बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून शमसीदा। इस तरह एन के ट्विटर बोलते हैं, वेल। तो इसी तरह अंजलि सिंह बोलते हैं, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू एवरीवन हु हैड कमेंट ऑन द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है, सो थैंक यू। सो कल का जो वीडियो उसके कमेंट मैंने नहीं ले लिए हैं, देखते हैं उसका अच्छा सा कमेंट किसने किया है, वो कल लेके आएंगे। सो गाइज अभी तक नोटिस जो है वो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दो, देखते हैं किसका फीडबैक अच्छा है, ठीक है, यस। तो सब फीडबैक दे दो आप। सो ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का क्लास होता है 2 PM, अभी जो 2 PM होता है, तो इसको आप मिस मत कीजिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म JRF अचीवर्स, ये है नेट अचीवर्स। आप मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम भी लिस्ट में आ जाएगा। ओके, सो गाइज अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप लिख लो कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।